नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्जाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम महिला सुपरवाइजर की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम इसका 4th पार्ट पढ़ रहे हैं। इस 4th पार्ट में भी हम जो बाल विकास वाला सेगमेंट है, बाल विकास वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने बालक का सामाजिक विकास पढ़ा था। कौन सा विकास पढ़ा था कल? सामाजिक विकास। अब इस सामाजिक विकास के ही 2 और सिद्धांत मैं आपको बताने वाली हूँ। कल का जो सिद्धांत था हमारा वो कौन सा था? एरिक एरिक्सन का। ठीक है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ा था हमने, जिसमें 8 स्टेजेस देखी थी। आज अपने ने जो सिद्धांत पढ़ना है, हमें सिद्धांत पढ़ना है वो है एक ब्रॉनफेन बैनर का। ब्रॉनफेन बैनर, ठीक है। इसका इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल होता है वो पढ़ना है, पारिस्थितिकी सिद्धांत। और एक और जो हमको पढ़ना है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक, ये वाइगोत्स्की का। ठीक है, सांस्कृतिक ये किसका है? वाइगोत्स्की। तो ये जो सिद्धांत है, इन पर आज की जो पूरी क्लास रहेगी। इसके पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड? बाल्यावस्था की मुख्य कौन सी विशेषता है इनमें से? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, प्लेइंग मतलब खेलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, या टॉकिंग मतलब बातें करना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बाल्यावस्था मतलब क्या है? एक तरह से 6 से 12 वर्ष तक की। अब वैसे तो क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं, बच्चा इस एज में तो बच्चों को खेलना भी पसंद होता है, बातें करना भी पसंद होता है। पढ़ना तो मतलब 1 to 1 वेरी करता है कि किसी बच्चे को पसंद भी है, किसी को नहीं है। अब यहाँ पे भी जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे जो उपयुक्त आंसर जो जान पड़ता है वो है क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। ठीक है, इस अवस्था के बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वो जानना चाहते हैं, अच्छा तो ये कैसे हुआ था, ये कैसे होता है, अच्छा तो अर्थ है वो राउंड है, तो वो कैसे किसके अराउंड घूमती है, क्या होता है। तो मतलब बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है? प्रतिभा संपन्न जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, उनके पहचान के लिए विधियां क्या है, मेथड्स क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग मतलब परीक्षण करेंगे उनका अपन। ऑन द बेसिस ऑफ टीचर ऑब्जर्वेशन मतलब टीचर अपनी ऑब्जर्वेशन करता रहेगा कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना नहीं है, मतलब शिक्षक निरीक्षण के आधार पर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, उसकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उसके जो अभिलेख है मतलब रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस ईयर में जितना उसने परफॉर्म किया है ना, उनके आधार पर, या सही उपरोक्त सभी। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो क्या है? इनमें से सभी। क्योंकि हम टेस्ट लेकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उसके बाद टीचर्स को पता रहता है जनरली क्लास में कि कौन बच्चा कितना अच्छा करता है, क्योंकि टीचर्स को वो आंसर देता है, बिल्कुल अटेंटिव रहता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा उसके जो प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी दिखाएंगे, पहले की क्लासेस में उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम आज की जो मुख्य क्लास है उस पर आते हैं। आज की क्लास में क्या है कि यहाँ पर आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट मतलब क्या है? सामाजिक सांवेगिक विकास का परिस्थितिपरक सिद्धांत। परिस्थिति मतलब होता है इकोलॉजी, मतलब क्या है? जनरली अपने आसपास का वातावरण। इकोलॉजी मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, ईवीएस जनरली। तो ये इस एनवायरनमेंट का, इस इकोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है बच्चे के सामाजिक सांवेगिक विकास पर। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसमें क्या है कि यह सिद्धांत अमेरिकी वैज्ञानिक यूरी ब्रॉनफेन बैनर, किसने दिया था? ब्रॉनफेन बैनर ने। आपको नाम याद रखना है, ब्रॉनफेन बैनर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का निर्माण किया गया, जिसे परिस्थितिपरक सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत है? परिस्थितिपरक सिद्धांत। आप ना इंग्लिश नेम ज्यादा याद रखना, इकोलॉजिकल थ्योरी मतलब परिस्थितिपरक सिद्धांत, ऑफ सोशल एनवायरमेंटल मतलब सामाजिक और एनवायरमेंटल पर्यावरणीय जो भी विकास हो रहा है उसका, उस रिस्पेक्ट में। तो इसे इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। किसके द्वारा दिया है? ब्रॉनफेन बैनर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद क्या है कि यहाँ देख लेते हैं, दूसरा कलर ले लूँ मैं। ये सिद्धांत ब्रॉनफेन बैनर ने दिया है। इकोलॉजिकल थ्योरी इसे कहते हैं। वर्तमान में इसके नाम को परिवर्तित करके जैव स्थिति मॉडल मतलब बायो इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल थ्योरी या बायो इकोलॉजिकल मॉडल एक ही बात है। जब भी ये दोनों नाम आए आपको किसको टिक करना है? ब्रॉनफेन बैनर को टिक करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर ये थ्योरी है क्या। इस थ्योरी को जो पूरी तरह से 5 इन स्टेजेस में, या फिर मैं बोलूँ कि
5 प्रकार के जो सर्कल्स के फॉर्म में आप देख सकते हो, मतलब 5 प्रकार के रीजन में डिवाइड किया है ना, क्षेत्रों में 5। ब्रॉनफेन वेनर ने पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण के 5 स्तर बताए हैं, ठीक है, 5 स्टेजेस बताई हैं, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं ये 5 स्टेज। ये निम्न प्रकार से होते हैं, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, सपोज करो कि ये माइक्रो है, देन ये हो गया मीसो, देन ये हो गया एक्सो, और फिर क्या आ गया ये मैक्रो, और इसके जो सबसे लास्ट आएगा वो आएगा अपना क्रोमो, ठीक है। तो इस तरह से है ना स्टेज वाइज स्टेजेस रहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोमो सिस्टम, ठीक है। अब कौन सा सिस्टम क्या काम करता है ये अपने को देखना है। माइक्रो में क्या होता है, जब बच्चा है, बच्चा छोटा सा है, उसके चारों तरफ उसकी फैमिली है, ये सपोज करो ये बच्चा है, ठीक है, डॉटेड जो है। अब ये जो उसका सिस्टम है वो है कौन सा सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। अब इस माइक्रो सिस्टम में क्या है, उसके माता पिता, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, वो सारे लोग आ गए हैं। तो यही है, यह बालक का प्रथम स्तर होता है और सबसे ज्यादा आवश्यक और निकट होता है। सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम स्तर को, तारा नहीं है यहाँ स्तर है, स्तर को लघुमंडल कहते हैं। इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। इस मंडल में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, विद्यालय सब शामिल हो जाते हैं। ये क्लियर है आपको माइक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर जो भी लोग हैं ना, उनकी संबंध कैसे हैं, ठीक है। इसके आगे का जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम, मीजो सिस्टम, सॉरी। तो उस मीजो सिस्टम में क्या है कि इसके अंदर के लोगों के संबंध किस तरीके के हैं उसको अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये मध्य मंडल मीजो सिस्टम, इसमें क्या है, यह बालक का दूसरा स्तर होता है जो लघुमंडल के विभिन्न कारकों और तत्वों जैसे परिवार, पड़ोसी, साथी, आपसी लोगों के संबंधों से बनता है, ठीक है। जैसे आपका और आप मतलब आपके पापा का और आपकी पड़ोसी का संबंध कैसा है, मतलब कि क्या लड़ाई झगड़े वाले रिलेशन है या फिर बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है, अच्छे से बातचीत होती है, चाय पर सब लोग बैठते हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक है। वो संबंध कैसे हैं उसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियां, वही बात है कि परिवार का दूसरे परिवारों से कैसा संबंध है, स्कूली अनुभूतियां, साथ ही संगीत नहीं है, साथ ही इनकी सबकी अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल के बाद अब हम जाते हैं आगे एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम को ही हम बाह्यमंडल भी कहते हैं, ठीक है। यह बालक का तीसरा स्तर होता है। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं रहता है। अब इसमें क्या चीजें आती हैं, अगर आपके पेरेंट्स कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका कार्यस्थल, परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थान क्या है, जो मतलब कि रिलीजियस जो भी वैल्यूज हैं उनको किस तरह से आपका परिवार मान रहा है, कितना उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन सी गवर्नमेंट का आप सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज का आपको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र, इनका बेनिफिट आप ले पा रहे हो कि नहीं, मतलब अवेयरनेस कैसी है एक तरह से आपके फैमिली की, है ना। और इसमें ये भी शामिल है कि माता पिता का कार्यस्थल वगैरह, ठीक है, कि बैकग्राउंड क्या है एक तरह से, वो सब सारी चीजें समझ में आती है। क्या क्लियर होता है इससे, बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, रिलीजियस स्टेटस क्या है, उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें। तो ये बच्चे को डायरेक्ट बच्चा इनसे रिलेट नहीं करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़ा रहता है, ठीक है। इसमें बालक स्वयं नहीं होता है या सामाजिक संदर्भ से बना होता है, मतलब वही है उसके आसपास की चीजों से। तो ये हो गया उसका एक्सो सिस्टम। इसके बाद क्या है मैक्रो सिस्टम, और एक और जो लास्ट बचता है वो है क्रोमो सिस्टम। तो अब हम इन दोनों को देखते हैं, मैक्रो और क्रोमो। मैक्रो में क्या होता है, जो उसका जो नेशन है, मतलब उसका राष्ट्र है, उस राष्ट्र की कौन सी वैल्यूज हैं, उसमें कौन सी पॉलिसीज हैं, उसमें कौन से लॉज हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। अभी हमने फैमिली की वैल्यूज देखी थी, उसका स्टेटस देखा था, अब उसके नेशन का स्टेटस देखना है। यह बाहरी या ऊपरी स्तर होता है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाओं, देश के कानून, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथा आदि सम्मिलित होते हैं जिनका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं बोलूँ कि कोई भी कंट्री कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव कंट्री के जो बच्चे होंगे उनका डेवलपमेंट उस तरीके से होगा, उनमें वो वाली वैल्यूज ज़्यादा आएंगी। और अगर कोई कंट्री लिबरल है बहुत, तो वहाँ के बच्चे में जो लिबरल होने के जो तरीके हैं, एक तरह से लिबरल जो वैल्यूज रहती हैं, तो वो ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो ये होता है मैक्रो सिस्टम। उसके बाद जो लास्ट बचता है वो है क्रोमो सिस्टम। जो क्रोमो सिस्टम में वो क्या है, इसमें छात्रों के विकास की सामाजिक
एवं ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं कि आखिर बच्चे का जो विकास हुआ है वो किन सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ है। सपोज करो कि आज के बच्चों का जो विकास हो रहा है वो टेक्नोलॉजी प्रॉपर मिल रही है उनको, ठीक है। तो बच्चों का जो दिमाग का जो डेवलपमेंट है, उनका सोशल डेवलपमेंट है, वो भी कुछ इस तरह से हो रहा है। अब आजकल क्या है, बच्चे सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो रहते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लोग अपनी अपनी चीज़ में अपने उनके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं है, तो वो सारी वैल्यूज़ उसमें मिलती जा रही हैं। आजकल का बच्चा होता है बहुत अटैचमेंट किसी से नहीं होता है, उसको पता होता है कि कोई व्यक्ति एक टाइम के लिए आएगा फिर से वो चला जाएगा। पहले के ज़माने में बच्चों के या कोई रिश्तेदार आता था या कुछ भी आता था तो वो बहुत देर तक रोते रहते थे, है ना, उन्हें ठीक नहीं लगता था, वो शादीग्रस्त हो जाते थे। तो उसका रीज़न होता था कि उनकी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ उस तरह की होती थी। लेकिन आज के बच्चों की कुछ अलग हैं। वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां और अनुभव प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है कि वही कि एक्चुअल में क्या चीज़ें अभी हैं, उन्हीं चीज़ों से उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, संचार के नए तरीके, संसाधनों से अवगत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे 5 जो कि सिस्टम से एक तरह से उनको देखा है। सबसे पहले कौन सा सिस्टम देखा है, ये जो चार्ट है वहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो और क्रोमो। आप माइक्रो के बाद डायरेक्ट मैक्रो पर मत आना, माइक्रो के बाद फोर्थ है मैक्रो। माइक्रो के जस्ट बाद है मीज़ो, एक्सो, देन मैक्रो और क्रोमो। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से में क्या क्या था। माइक्रो में क्या था, माइक्रो सिस्टम में क्या है कि उसके जो नियरेस्ट जो भी रहते हैं, उसकी फैमिली, उसके नेबर, है ना, वो सारे लोग, तो वो है अपना माइक्रो सिस्टम में। मीज़ो में क्या है कि उनके बीच के रिलेशन, है ना, उसके जो माइक्रो में जो भी लोग हैं उसके उनके रिलेशन कैसे हैं आपस में। एक्सो में क्या है कि जो इनडायरेक्ट चीज़ें, जैसे कि उसकी फैमिली स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस, है ना, उसके फादर मदर का जो वर्क प्लेस है वो, तो ये एक तरह से फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन फैमिली का भी बैकग्राउंड है स्टेटस। ये नेशन का स्टेटस, नेशन का बैकग्राउंड कैसा है उसका, जहाँ पर जिस राष्ट्र में वो रह रहा है। उसके बाद क्रोमो में क्या है, जो कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है, जो सोशल और हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें कैसी रही हैं और वर्तमान में भी कैसी स्थितियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखना है और कभी प्रश्न आ जाए तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आसान है। इसके बाद ये हो गया हमारा ब्रॉनफेन मैनर का इकोलॉजिकल मॉडल। उसके बाद हम आगे का जो प्रिंसिपल है उस पर आते हैं। आगे है वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। कौन कौन सा विकास है, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के, वाइगोत्स्की, लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। ये कहाँ के थे, रूस के हैं, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास में समाज संस्कृति का योगदान है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि समाज और संस्कृति, और ये विकास कौन सा है, एक तरह से संज्ञानात्मक विकास भी चल रहा है, सामाजिक विकास तो है ही, उसके साथ साथ में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बच्चे का हो रहा है। अब वो कैसे कैसे समाज से रिलेट करेगा और संस्कृति से रिलेट करेगा ये हमें देखना है। इनके अनुसार बच्चा जो कुछ भी सीखता है दूसरों की मदद लेकर सीखता है। बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है, बालक का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इस सिद्धांत में मुख्य 3 बातों पर बल दिया है। अब ये मुख्य 3 बातें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया, वो बच्चा समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कितना बात कर रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये है हमारा सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जो समाज है और जो संस्कृति है वो बच्चे को किस तरह से प्रभावित करेगी। और जो लास्ट है वो है लैंग्वेज या भाषा। अब हम इनको ही एक एक से आगे देखते हैं डिटेल में क्या है, ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब देखो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है कि जब बालक समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया करता है, ठीक है, मतलब कि वो लोगों के साथ में कुछ कुछ बिहेव करता है, उनके साथ बात करता है, बैठता है, उठता है, तो उसे ही बोल रहे हैं हम अंतःक्रिया। इससे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। इससे क्या हो गया, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, और किन के थ्रू हो रहा है, समाज के थ्रू हो पा रहा है ना।
इन्होंने ग्रुप लर्निंग पर महत्व दिया है। ये जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बोला है कि बच्चा ग्रुप लर्निंग में बहुत ज़्यादा सीखता है, और ये बात सही है कि ग्रुप लर्निंग में हम कुछ अलग चीज़ें सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद करनी है या कुछ इंटरेक्शन वाला कुछ टॉपिक है, मतलब बार बार रिकॉल करना है, तो वो ग्रुप में पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चरल फैक्टर। सामाजिक कारकों के साथ सांस्कृतिक जो कारक होते हैं उन पर भी बल दिया है इन्होंने। उनने बोला है कि ये जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं इनका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भाषा। तो भाषा को भी सामाजिक विकास के लिए इन्होंने सबसे बड़ा यंत्र बताया। अब क्या होता है कि आपको अगर लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो लोगों से इंटरेक्ट कैसे करोगे, है ना। फिर आपका सामाजिक विकास कैसे होगा, अंतःक्रिया ही नहीं कर पाओगे, आप अपने विचार ही नहीं रख पाओगे। तो भाषा जो है वो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का एक तरह से मीडियम है। अब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे देन आपका डेवलपमेंट हो कैसे पाएगा, है ना। सोशल डेवलपमेंट तो जीरो हो जाएगा जब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें देखी। अब इनका जो विकास है वो अपन को एक्चुअल में इन चीज़ों से देखना है। ये जो चीज़ें हैं इनका जो थ्योरी है उसके लिए ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, एक ZPD, एक स्कैफोल्डिंग, एक MKO। अब जैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ जनरली होता क्या है। सपोज करो कि ये कोई बच्चा है, ये जो डॉटेड है वो बच्चा है। अब बच्चे को धीरे धीरे खड़ा होना आता है, ठीक है। मतलब ऐसा वो खड़ा हो जाता है लेकिन अब वो चल नहीं पाता है, ठीक है। अब चल नहीं पाता है तो बच्चा क्या सीखना चाहता है, चलना सीखना चाहता है, उसको चलना है। खड़ा होना उसे आता है। अब उसको चलने तक के लिए क्या होगा, पहले एक सहारे की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, एक हेल्प की, सहारे की। अब अगर उसे ये सहारा मिल जाएगा तो वो क्या सीख लेगा, चलना सीख लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चा है, अब वो क्या सीखना चाहता है, चलना सीखना चाहता है। जो चलना है उसका वो हो जाएगा उसका SPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब यहाँ तक जो हेल्प है ना, जो हेल्प दी गई है उसको, ये जो हेल्प हो जाएगी उसकी स्कैफोल्डिंग, मतलब उसको एक सपोर्ट दिया है किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा। उसकी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, उसका भाई हो सकता है बड़ा। तो स्कैफोल्डिंग किसने दी, किसी ने दी। अब जो हेल्प है उसे ही हम बोल रहे हैं स्कैफोल्डिंग, मतलब कि मचान, ठीक है। और जो देने वाला व्यक्ति है, जो हेल्प करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति है MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। तो अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। मीन्स क्या है, निकटतम विकास क्षेत्र। यहाँ तक बच्चा विकास करना चाहता है, अभी उसे ये आता नहीं है लेकिन उसकी जिज्ञासा, मतलब वो चाह रहा है ना, उसकी विल है ऐसी कि मैं ये कर लूँ, मुझे ये करना है, मैं दौड़ पाऊँ, मैं साइकिल चला लूँ, ठीक है। अगर अभी क्या है उसको पैदल चलना आता है, अब उसे क्या सीखना है, साइकिलिंग सीख ली है, मैं साइकिल चला पाऊँ। तो साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है, अभी उसे आता नहीं है, उसमें उसको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जो हेल्प ले ली उसने, उसे बोलेंगे हम स्कैफोल्डिंग, और जो हेल्प देने वाला पर्सन है उसे बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो यही बातें हैं। ZPD क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें कोई बालक किसी कार्य को करना चाहता है लेकिन वो खुद से कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। वो चाह रहा है लेकिन खुद से कर नहीं पा रहा है, अपने बड़ों की मदद से वो कार्य कर सकता है। सपोज करो कि अपने को टाइपिंग नहीं, अगर मैं बोलूँ कि हमें पावर पॉइंट चलाना सीखना है, ठीक है, पावर पॉइंट चलाना सीखना है। अब अपने को कंप्यूटर बेसिक चलाना आता है लेकिन पावर पॉइंट नहीं आता है, तो पावर पॉइंट चलाना सीखना हमारा ZPD हो जाएगा। और इसमें हमें कोई हमारा फ्रेंड है, कोई हमारा टीचर है, वो हमारी हेल्प करेगा, वो हो जाएगी स्कैफोल्डिंग। और जो हेल्प करने वाला व्यक्ति है वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और जब हम उस चीज़ को सीख जाएंगे तो हम भी यहाँ पहुँच जाएंगे, हम मोर नॉलेजेबल अदर्स के समान हो जाएंगे। तो यही है स्कैफोल्डिंग या मचान। क्या होती है, बच्चा जो कार्य करना चाहता है उसमें दी जाने वाली मदद। यह मदद करने वाले व्यक्ति द्वारा ये गड़बड़ लिखा है, ये क्या होती है, ये पूर्ण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, ठीक है, जिसको पता होता है कि मदद करनी कैसे है। उसके बाद वही है, मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन होते हैं, वह व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता है, वो चाहे वयस्क हो या ना हो। सपोज करो पावर पॉइंट चलाना सीखना था, ये मैं हूँ, ये मुझे, ये नहीं, इसके थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए, ये मैं हूँ और मुझे पावर पॉइंट चलाना सीखना है। अभी मुझे बेसिक कंप्यूटर चलाना आ गया है, अब मुझे यहाँ तक का ये जो है क्षेत्र, इसे पार करना है। अब ये मैं हूँ, ये कंप्यूटर चलाना मेरे को कंप्यूटर चलाना जितना आता है वो वाला सर्कल है। इसके बाद इसके लिए मेरी सपोज करो छोटी सिस्टर आ गई या छोटा ब्रदर आ गया। ये किसने, मेरे भाई ने, वो मेरे से कैसा है, यंगर ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है।
अब मेरे यंगर ब्रदर ने मेरे को ये वाला जो पुल है उसको पार करवा दिया, मतलब उसने ये चीज़ सिखा दी मुझे। क्या सिखा दिया मुझे? पावर पॉइंट चलाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं थी, ये मेरा अभी की नॉलेज है, मैं ये करना चाहती थी। और तो ये करने तक का जो सर्कल है ना, बड़ा वाला सर्कल, वो है ZPD मेरा, क्योंकि मैं यहाँ तक जाना चाहती थी। और मेरा भाई हो गया मोर नॉलेज अदर्स, और ये जो उसने हेल्प किया वो क्या हो गया मेरा? स्कैपो फोल्डिंग, स्कैपो फोल्डिंग। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो ऐसा ही है, ठीक है। अब ये मेरा यंगर ब्रदर था, मतलब छोटा था, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यस्क हो या ना हो, लेकिन उसे बेहतर चीज़ें आनी चाहिए। तो ये आज हमने दोनों थ्योरीज को देखा है। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट सिद्धांत और बचे हुए हैं जो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। कभी कभी मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी मैंने देखा है, तो मैंने ये देखा है कि एक ना एक प्रश्न किसी न किसी थ्योरी से आया है, जिसमें 5-6 नाम इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। एक तो जीन पियाजे, जिनकी थ्योरी हम कर चुके हैं, कॉग्निटिव थ्योरी, जो मैंने SPDF करके आपको बताई थी। एक हो गया ये ब्रॉनफेन बैनर करके, एक वाइगॉत्स्की, एक और जो अब मैंने कल करवाया था एरिक एरिक्सन, है ना, एरिक एरिक्सन। इसके बाद एक थ्योरी है वो कोलबर्ग की है, किसकी? कोलबर्ग की। और एक और है वो सिगमंड फ्रॉयड की है। तो सिगमंड फ्रॉयड और कोलबर्ग को हम कल कवर करेंगे, और इनके अलावा अगर कोई भी एक आध कोई थ्योरी और बचेगी तो वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी। उसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हैं। एक है लर्निंग, मतलब अधिगम क्षमता, मतलब अधिगम। अब लर्निंग में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो अधिगम अक्षमता होती है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, किसी बच्चे को लिखने में समस्या है, किसी को पढ़ने में समस्या है। तो वो सारी चीज़ें हम कल कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो एक आध मतलब 3-4 क्लासेस ही और बची हैं बाल विकास की, जिससे आपका बाल विकास का सेगमेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन का काम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसको भी हम करके इस टॉपिक को पूरा वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। अब आपके लिए जो गिफ्ट है, गिफ्ट में क्या होता है? आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आप कभी नहीं देते हो, आज आपको आंसर देना ही है, ठीक है। यहाँ तक रुका करो, लास्ट तक देखा करो, प्रश्न क्या है उसको आंसर दिया करो। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जितना आंसर दोगे उतना आप में वहाँ पे परिपक्वता आएगी प्रश्न को सॉल्व करने की। अब प्रश्न क्या है? इकोलॉजिकल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड, मतलब जो इकोलॉजिकल थ्योरी है वो किसने दी है? पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया है? वाइगॉत्स्की ने, पियाजे ने, मैस्लो ने, ब्रॉनफेन बैनर ने। तो जब बेटा आप ये चीज़ें पढ़कर नहीं जाओगे तो आप तो कोई भी तुक्का लगाओगे। अब तुक्के में से तो 1/4% है, मतलब 25% शायद सही हो जाए, शायद गलत ही हो जाए। तो इन चीज़ों को पढ़ो और उसका आंसर दो। आपको इसका आंसर बताना है। उसके बाद आपने ये चीज़ भी बतानी है, चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो, पता नहीं क्या, दे कांट बी सीन और हर्ड इज अ टर्म्ड एज। मतलब क्या है? बच्चे की यह समझ कि वस्तुएं विद्यमान हैं, मतलब वस्तुएं विद्यमान नहीं है, यहाँ पे ये है, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है कि बच्चे की ये समझ कि वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं, तब भी जब उन्हें देखा या सुना न जा सकता हो, क्या कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम पहले कह देते हैं कि मतलब है ना, नहीं है, चली गई, मतलब गायब हो गई, है ना। हम क्या कहते हैं छोटे से बच्चे से? गायब हो गई। अब इस गायब होने के कंसेप्ट को वो पहले समझता है, लेकिन फिर उसको समझ आता है कि गायब नहीं हुई है, छिपाई है, गायब नहीं हुई है। इसका मतलब है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब मैंने आंसर बता ही दिया है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंट है, मतलब वो समझता है कि वस्तुएं जो होती हैं एक बार दिख गई तो मतलब उसका मतलब वो वस्तु है, वो गायब हो गई। सेंस उसका ये नहीं है कि वो हटी गई है, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो है, बस छिपा दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसकी एज क्या थी, किस उम्र में, मतलब कौन सी अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप लगातार क्लासेस देखते रहिए, कोशिश करें कि बाल विकास की क्लास आप 2-2 बार देखें, क्योंकि एक बार में जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर बैठ नहीं पाता है। जैसे ये सिद्धांत हैं, ये थ्योरियाँ हैं, तो ये थ्योरीज को पढ़ने में कम से कम 2 बार की जो स्टडी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी जब बाल विकास पढ़ा था 3-4 साल पहले, तो मुझे 2-2 बार पढ़ना पड़ता था एक एक चीज़ को, है ना, क्योंकि एकदम नया सा विषय है। तो आप अब जल्दी जल्दी से एक बार ठीक से पढ़ लो, एक बार डबल स्पीड में सुन लो, तो उससे क्या होगा, एक सॉलिडिफाई चीज़ें हो जाएंगी आपके दिमाग में, फिक्स हो जाएंगी। और थ्योरीज 5-6 थ्योरी पढ़नी है अपने ना, तो 5-6 थ्योरीज को बहुत अच्छे से कर लो, तो उनसे एक आध प्रश्न हर एक पेपर में बन ही जाएगा, और कभी कभी 2-2 3-3 प्रश्न भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अपन इस तरह से कंटिन्यू कर ही रहे हैं।
आप लगातार क्लासेस देखते रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, रिवीजन करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें और चीज़ें डालना है, ठीक है। तो मैं क्लास स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।